Hi students, welcome back. I am CE Pramod Tripathi and you're watching CA Final Financial Reporting Classes. तो लास्ट लेक्चर में हमने चालू किया था इंड AS 10 दैट इज इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या किया था सर। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद थोड़े एग्जांपल्स भी देखे थे कि व्हाट आर दी इवेंट्स जो एडजस्टिंग हो गए और जो नॉन एडजस्टिंग हो गए वो आज पढ़ लेंगे। राइट, तो फिर सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था सर। इंड AS 10 दैट इज इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। राइट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसका मेन मतलब क्या है सर। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो फिर यहाँ पे देख लो, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोस इवेंट्स, ऐसा इवेंट्स विच आर फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों भी कवर होता है यहाँ पे। फेवरेबल भी होते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं, दैट अकर between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved। यानी क्या, एंड के बाद मतलब 31 मार्च के बाद, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये इवेंट्स अकर होते हैं सर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ कंपनी एंड द करस्पॉन्डिंग एंटिटी, करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ अदर एंटिटी फॉर द इशू। तो फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कल, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। राइट, स्टार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड देख लो, स्टार्ट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड दैट इज 1 अप्रैल। फिर उसके बाद एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड दैट इज 31 मार्च। राइट, 31 मार्च। फिर उसके बाद सर जैसे 31 मार्च खत्म हो गया, राइट, 31 मार्च खत्म हो गया, हमारा इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड चालू हो गया। फिर उसके बाद कब तक चलेगा ये, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, ये जो है ना, ये दोनों ये कट ऑफ डेट है, यानी ये कट ऑफ डेट है। और इसके बीच में जो भी इवेंट्स होंगे, इसके बीच में जो भी इवेंट्स होंगे, दैट विल बी माय इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। राइट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और उसके बाद अगर हमने, नॉर्मली क्या होता है, अप्रूवल के बाद हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए भेजते हैं। राइट, नॉर्मली हम शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए दैट इज एजीएम में भेजते हैं। राइट, एजीएम का जो पीरियड है, मतलब आफ्टर द अप्रूवल बिफोर द एजीएम पीरियड। तो फिर ये जो इवेंट्स है ये इंड AS 10 में कवर नहीं है, सिर्फ आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही इवेंट मेरा फाइनेंशियल इंड AS 10 कवर कर रहा है। उसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने, यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखा था। राइट, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल देखा था। देन कम्स द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ कंपनी है तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी तो फिर उस केस में करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी दैट इज करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी जो है ना, करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करेगा, वो मेरा क्या रहेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी रहेगा। देन उसके बाद स्टार्ट किया था सर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। राइट, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल्स एक एक ले लेते हैं हम। सबसे पहले लिया था सर इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का क्या था सर, इन्वेंट्री का इन केस समझो मैंने कॉस्ट में वैल्यू किया था। हम्म, इन केस समझो कॉस्ट में वैल्यू किया था सर। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली इसका जो उसका जो एनआरवी है, एनआरवी गिर गया, एनआरवी का प्राइस जो है वो गिर गया। राइट, तो एनआरवी इज नथिंग बट जो हम सेल करेंगे विच इज रियलाइजेबल, अगर वो गिर गया तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं सर, उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे और जो भी डाउनफॉल है उसको रिकग्नाइज कर लेंगे। राइट, फर्स्ट वाला ये किया था। देन उसके बाद समझो सर अगर फ्रॉड डिस्कवर हुआ, राइट, फ्रॉड डिस्कवर हुआ है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी क्या, फ्रॉड पहले ही हुआ था रिपोर्टिंग पीरियड के पहले। यहाँ पे देखो, ये जो ये जो फ्रॉड है ना, ये 31 मार्च के पहले ही हुआ था, बट मेरा डिस्कवरी कब हुआ सर, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल यानी क्या, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पे फ्रॉड जब मेरा फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, यानी क्या, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड इन द सेंस मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब उसको, जो इनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा सर, करेक्टिंग। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। राइट, एडजस्टिंग इवेंट है। देन उसके बाद देखा था सर फायर इन कस्टमर्स बिजनेस, यानी क्या सर, बिफोर दी 31 मार्च मेरे जो कस्टमर है उसके इसमें नहीं, क्या क्या हुआ, कस्टमर केस में फायर हुआ। अच्छा, डेट 24 है ना, एक मिनट डेट करेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे 2025 आएगा, यहाँ पे भी 2025 चलो, इसका एग्जांपल क्या दिया था सर, मेरा स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2024। राइट, और 15 अप्रैल को क्या हुआ, कस्टमर को क्रेडिट सेल किया 1 लाख का। राइट, फिर 25 मार्च को 25 को कस्टमर के बिजनेस में फायर लग गया।
फायर, फायर लग गया, राइट। फायर जब लग गया सर, तो फिर मुझे पता चला कि मेरा कस्टमर के बिजनेस में फायर लगा है, और मैंने क्या किया, उसका प्रोविजन बना के रखा 20,000 का। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना उसके बिजनेस पे फायर बना लगा है, तो फिर मेरा जो कंप्लीट अमाउंट है वो मैं नहीं मिलेगा। तो फिर एज ऑन 31st मार्च कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। कंडीशन क्या है कि इन केस अगर कुछ बैंक्रप्सी होता है तो फिर मुझे प्रोविजन बनाना पड़ा। अब 15 अप्रैल को जाके, 15 अप्रैल 2025 को जाके कस्टमर बैंक हो गया। बैंक इन द सेंस क्या है सर? कंगाल हो गया। अब कंगाल जब हो गया तो फिर उस केस में क्या है, यहाँ पे 31st मार्च के पहले ही पता था मुझे कि ऐसा कुछ होना है। तो फिर ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है, और ये एडजस्टिंग इवेंट को हम एडजस्ट कर लेंगे सर। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे इन एक और केस है, समझो अगर क्वेश्चन में देखा था हमने, अगर यहाँ पे सर जो फायर है, फायर आफ्टर 31st मार्च हो रहा है, जो फायर है ना वो आफ्टर 31st मार्च हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 31st मार्च। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे एज ऑन 31st मार्च कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद 31st मार्च के बाद फायर हुआ है, और जो भी इवेंट्स है उसके बाद हुआ है, तो फिर यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यानी कुछ तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए ना कि एज ऑन 31st मार्च की ये बंदा बैंकरप्ट होगा मेरा कस्टमर। ऐसा कुछ ये नहीं, ये इवेंट नहीं है, कुछ फायर नहीं लगा, अच्छे से चल रहा है, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर इन केस ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसका जो है ना इफेक्ट बहुत ज्यादा है, परवेसिव है, परवेसिव इन द सेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट है, मटेरियल इफेक्ट है, उस केस में क्या करते हैं सर, हम मटेरियल डिस्क्लोजर दे देते हैं। डिस्क्लोजर भी देते हैं, नेचर ऑफ अमाउंट का, नेचर ऑफ इवेंट का, और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसका एस्टिमेशन भी दे देते हैं, राइट। फिर उसके बाद परचेज असिस्ट, बट इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब असेट परचेस किया, और असेट परचेस करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया 15th को। ठीक है, 15th को परचेज भी किया, और 15th को मेरा इंस्टॉलेशन भी हो गया। जब परचेज भी हो गया और इंस्टॉलेशन भी हो गया, बट पेमेंट और इनवॉइस जो है ना आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है। पेमेंट और ये जो है ना ये आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज 15 अप्रैल को हो रहा है। सर यहाँ पे एज ऑन 31st मार्च, 31st मार्च यहाँ पे इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। देर वॉज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट माई मशीनरी वॉज परचेज बिफोर 31st मार्च, राइट। तो फिर उसके लिए ये क्या होगा सर, यहाँ पे दिस इवेंट वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, एंड वी विल एडजस्ट दिस इवेंट। अब यहाँ पे सिमिलरली फॉर द सेल ऑल्सो, ये जो है ना ये वाला पार्ट, यहाँ पे ऐसा लिख लो कि सेल ऑफ assets एज वेल। यानी क्या सर, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने सेल कर दिया ऑन 15th, राइट। सेल कर दिया 15th को, यहाँ पे एक सेल का एग्जांपल दे रहा हुआ। सेल कर दिया 15th को, और उसका पूरा जो ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ है वो 15th को कवर अप हो गया, राइट, हो गया। बट यहाँ पे मैंने इनवॉइस इशू किया कब, इनवॉइस इशू किया 15th को, 15 अप्रैल को। इनवॉइस कब इशू किया, बाद में इशू किया। तो फिर यहाँ पे सेल तो मेरा पहले हो गया था, बस यहाँ पे इनवॉइस बाद में इशू किया। तो फिर यहाँ पे ये क्या है, एज ऑन 31st मार्च यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा था कंडीशन दैट माई सेल वॉज डन। बस इनवॉइस की पार्ट है ना वो बाद में हुआ। तो फिर ये एडजस्टिंग यूनिट होगा, और एडजस्ट कर लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। फिर उसके बाद सर एक और चीज देखा था हमने, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए कोई प्रोविजन बना के रखा है, किसके लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए कोई भी प्रोविजन बना के रखा है, यानी क्या बोनस इशू करना था उसका मुझे ईयर एंड में इशू करना था, ईयर एंड में इशू करना था इन द सेंस बनाना था। तो फिर यहाँ पे प्रोविजन जो है ना वो बना के रखा हूं मैं, प्रोविजन बना के रखा हूं। बट 15 अप्रैल को मैंने बोनस इशू किया। अब 15 अप्रैल को बोनस जब इशू किया, मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस मुझे पता चला कि सर कितना है, 1 लाख रुपए है। बल्कि मैं 50,000 का प्रोविजन बना के रखा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ सर, एक्चुअल तो 1 लाख ही होना था, बट मैंने सिर्फ प्रोविजन जो है ना 50,000 का बना के रखा। तो फिर यहाँ पे इसको एडजस्टिंग इवेंट मारेंगे, और इसको एडजस्ट कर देंगे। ये सारा एग्जांपल देखा था हमने, राइट। याद आ गया कल जो जो पढ़ा था। यस सर। चलो हम क्वेश्चन बैंक में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 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 बैंक, क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हुआ था ना, इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हो गया। ये भी हो गया था, थर्ड वाला ना, फोर्थ वाला पेंडिंग है, फिफ्थ वाला हो गया था। ड्यू टू अर्थक्वेक जो था ना, ड्यू टू अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन, वो वाला हो गया। सिक्स वाला भी हो गया।
क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 7, दिस इज अबाउट परचेस ऑफ मशीनरी। डन सर। डन। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। एबीसी लिमिटेड हैज परचेज द न्यू मशीनरी ड्यूरिंग X1 X2। X1 X2 को क्या क्या हुआ, क्या क्या परचेज किया, न्यू मशीनरी। asset was finally installed and made ready for use on 15th। 15th को ही उसका क्या हुआ, मशीनरी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ हो गया। However, the company involved in the installation and training has not yet submitted the final bills for the same। यानी अब तक मुझे फाइनल बिल्स तो नहीं आया, लेकिन क्या हुआ है सर, मेरा मशीनरी इंस्टॉल हो गया है। राइट। द सप्लायर company sent the bills on 10th April X2 when the accounts were not yet approved। अच्छा, सप्लायर बिल कब दिया, 10th अप्रैल को दिया, जब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूवल नहीं होगा, अप्रूवल बाद में होगा। शाल दी कंपनी इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन X1 X2 और X2 X3। बताओ कब इंक्लूड करेंगे, यू नो द आंसर, कब करेंगे सर। X1 X2। X1 X2, राइट। क्यों सर, ये एडजस्टिंग इवेंट है, मेरा इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ पहले ही हुआ है। अब क्या हो रहा है, फाइनल इनवॉइस अब आ रहा है, तो फिर देर इज अ कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31st मार्च। 31st मार्च के में मेरा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था दैट देर आर सम इवेंट्स विच माइट टेक सम टाइम फॉर इशूइंग बिल्स। तो फिर यहाँ पे देख लो, एज पर प्रोविजन the cost of installation and training of new machinery was an integral part of the cost of asset purchased। Therefore, even details are available after the reporting period. They provide the proof that about the circumstances that existed at the end of the reporting period. Therefore, the cost will be considered in X1, X2. Right? Very simple. अच्छा, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर नॉलेज का। डन सर। डन। चलो, ABC Limited has announced its interim result for Quarter 1 ending 30th June X2 on 5th July X2. However, till that time, the AGM for X1 X2 was not held। Accounts for X1 X2 were approved by the Board of Directors 15 July। तो फिर यहाँ पे बताओ क्या रहेगा, what will be the reporting period after the reporting period as per the definition of Indian क्या रहेगा, period after reporting period, बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, मेरा अप्रूवल कब हुआ, देखो यहाँ पे। 15 जुलाई। हम्म। 31st March to 15 July। 31st March टू मेरा होगा सर 15th July X2। सिंपल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, देख लो।
Done, sir. डन. व्हाट डू यू फील, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉट? बोलो मैडम. It is. It is adjusting event. Okay. ABC Limited is trading company in laptops, right? On 31st March X2, company has 50 laptops which were purchased at 45,000 each. Okay. 45,000 इसका cost है, right? Purchase cost. Company has considered the same price for calculation of closing inventory calculate करने same price use किया है सर. On 15th April X2, advanced version of the same series of the laptop in the market. Therefore, the price of the current laptops crashes to 35,000 each. यानी क्या सर, इसका परचेस कॉस्ट था 45,000, राइट? अब क्या हो रहा है, एडवांस वर्जन आया. एडवांस वर्जन जब आया तो फिर इसका जो प्राइस है वो क्या हुआ, क्रैश हो गया टू 35,000. कंपनी डज नॉट वांट टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एज पर 35,000 एज द इवेंट of reduction took place after 31st March X2 and the reduced price were not applicable as at 31st March X2. तो बताओ सर, यहाँ पे सिंपल है कि मेरा जो है ना 45,000 था, राइट? 45,000 था, उसका 35,000 हुआ है. और ये बोल रहे कि ये जो है ना रिड्यूस प्राइस वर नॉट अप्लीकेबल एज ऑन 31st मार्च X2. मतलब एज ऑन 31st मार्च टू अप्लीकेबल नहीं था, बट उसके बाद क्या था, अप्लीकेबल था ना. तो फिर उसके बाद ही समझा मुझे कि क्रैश होने वाला है, राइट? क्रैश हो गया है करके 35,000 का. तो फिर इंडिया स्टैंड क्लियर क्लियर बोल रहा है कि इन केस अगर हमने 31st मार्च X2 को कोई भी वैल्यू दिखाया हो, अगर उसके बाद क्रैश आया, उसके बाद एनआरवी में कम हुआ, एनआरवी फॉल डाउन हुआ, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर, वो एडजस्ट कर लेंगे. बराबर ना? उसको एडजस्ट कर लेंगे. तो फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट जो भी है वो बताना पड़ेगा सर. ठीक है. द डिक्रीज इन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट. वेरी सिंपल. क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना इसमें, फटाफट फटाफट हो रहा. चलो इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो. इंपॉर्टेंट है, एलडीआर भी पकड़ सकते हो. दिस इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन. Done, sir. डन. चलो, क्या लगता है, एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? बोलो. होगा. होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा. तो तुम्हारे हिसाब से एडजस्टिंग है तो हाँ. एडजस्टिंग ही होगा फिर. इफ यू फील तो होगा. देखो, XYZ Limited sells goods to its customer with the promise to give discount of 5% on listing price of the goods, provided that the payments are received from the customer within 15 days. यानी क्या है सर, जब सेल करते समय ही ये जो है ना कस्टमर को प्रॉमिस किया, कौन सर, XYZ Limited, कि 5% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? 5% डिस्काउंट उसको मिल जाएगा अगर वो 15 दिन में पेमेंट देता है. XYZ Limited sold goods of 5 lakh rupees to ABC. कितना, 5 लाख का सेल आउट कर दिया बिटवीन 17 मार्च X1 टू 31st मार्च X1. 15 दिन के बीच पे जो है ना उसने सेल आउट कर दिया. एबीसी जो है ना, एबीसी लिमिटेड क्या किया, ड्यूज पे किया बाय 15th अप्रैल X1 with respect to the sales made in 17th March and 31st March X1. यानी क्या सर, जो 15 डे का जो क्राइटेरिया था, दैट इफ ही पेज विद इन 15 डेज, उस केस में क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे. 5% का जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा उसको, एबीसी लिमिटेड को 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा. Financial statements were approved for the issue by the board of directors as on 31st March X1. State whether the discount will be adjusted from the sales at the end of the reporting period. Simple है सर. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 31st मार्च है समझो, और ये 15th अप्रैल है, राइट? जब सेल करा था 17 से, यहाँ पे ही यहाँ पे क्या था, प्रॉमिस टू गिव डिस्काउंट 5% का.
यहाँ पे पहले ही हो रहा था, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड से पहले ही क्या हुआ था, मेरा डिसाइड हुआ था कि दैट इन केस इफ ही पेस विद इन 15 डेज। देखो यहाँ पे 15 डेज में पे कर रहा है ना, 15 डेज के पहले ही पे कर दिया तो फिर उस केस में क्या करेगा, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे 15 डेज पे किया तो फिर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्या है सर? एडजस्टिंग इवेंट। देखो एज पर इंड एस 115 आ गया, रेवेन्यू रिकग्निशन है। मतलब स्टैंडर्ड को देख के ये मत होना, रेवेन्यू रिकग्निशन एक अलग स्टैंडर्ड है दैट रिकग्नाइजेस द रेवेन्यू। क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है ना कि सेल कर रहे हैं और उसके बाद मुझे 15 डेज में ये हो रहा है, तो फिर कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड है। अगर कंसिडरेशन प्रोमिस्ड in a contract includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will entitled to exchange for the transferring the promised goods or services to the customer। यानी क्या है सर, 115 के हिसाब से अगर कोई भी वेरिएबल कंसिडरेशन क्या क्या है हमने प्रॉमिस किया है, तो फिर उस केस में एज पर 115 रेवेन्यू रिकग्नाइज उतना का ही होगा जितना मैंने प्रॉमिस्ड अमाउंट किया था, राइट, आफ्टर डिडक्टिंग 5%। तो फिर यहाँ पे देख लो, इन द इंस्टेंट केस द कंडीशन दैट द सेल्स हैव बीन मेड एग्जिस्ट at the end of the reporting period and the receipt of payment within 15 days time after the end of the reporting period and before the approval of the financial statement confirms that discount is to be provided on these sales, therefore it is an adjusting event, राइट। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है सर। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे सर, एडजस्ट करेंगे सेल्स मेड टू एबीसी विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन लिस्टिंग प्राइस, राइट। समझा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। हम्म, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट इन द सेंस इसके बाद हम कंसेप्ट के और बढ़ते हैं सर। देख लो क्वेश्चन रीड कर लो। डन सर। डन। क्या है सर, whether the fraud related to 11-12 discovered after the end of the reporting period but before the approval of financial statements for 13-14 is an adjusting event। अच्छा, for 13-14 is an adjusting event यानी क्या है, 11-12 में जो फ्रॉड हुआ था, 11-12 में फ्रॉड हुआ था, तो फिर यहाँ पे जो है ना 13-14 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद यहाँ पे क्या हुआ है सर, डिस्कवर हुआ है। क्या, वेदर दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, तो फिर फ्रॉड हुआ है, राइट। फ्रॉड हुआ है, फिर उसके बाद ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड इन द सेंस इनकरेक्ट है, राइट। जब इनकरेक्ट है सर वो तो एडजस्टिंग इवेंट हो गई, वेदर इट इज ऑफ अ प्रीवियस ईयर उसके पहले है। कैसे सर, मुझे नहीं समझा। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये 11-12 का हो गया। यहाँ पे फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा था ना, फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा था। अगर समझो वो है बैलेंस शीट में, वो फ्रॉड है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कोई तो एक अमाउंट पे मेरा फ्रॉड है। अब यहाँ पे फ्रॉड है, तो फिर यहाँ पे समझो 12 और 13 में ये जो बैलेंस शीट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा, राइट। 11-12 का क्लोजिंग बैलेंस विल बी माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ 12-13। अब यहाँ पे 12-13 में भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। ओपनिंग बैलेंस मेरा इनकरेक्ट है, तो फिर यहाँ पे भी फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है सर। फ्रॉड यानी फ्रॉड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। फिर आ गए यहाँ पे 13-14, राइट। फॉर 13-14 यहाँ पे भी इसका बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे भी अगर कभी भी अब इन द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उस केस में वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने का चीज यह है ये कि तुरंत यहाँ पे अपन 11-12 का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट कर दे सकते क्या? नहीं। अगर वो प्रायर पीरियड आइटम होगा तो फिर एज पर इंड एस 8 हम क्या करेंगे सर, उसको एडजस्ट करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, यानी करेक्ट कर देंगे। जो भी एरर्स है या मिस्टेक्स है या फ्रॉड है उसको क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर उस केस में छोड़ देंगे। देख लो यहाँ पे, इन द इंस्टेंट केस fraud is discovered after the end of the reporting period of 11, 13 to 14, which relates to 11-12। 11-12 का है fraud। Since the fraud has taken place before the end of the reporting period, the condition was existing, which was been confirmed by detection of the same after the end of the reporting period, but before the approval of financial statement। Therefore, ये तो adjustive event है, बट यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा इंड एस 8 के हिसाब से क्या बोल रहा है। Specifically provide that discovery of fraud or error after the end of the reporting period that shows the financial statements are incorrect is an adjusting event। वही स्टेटमेंट दिया है। अगर such discovery of fraud should be accounted for in accordance with Ind AS if it meets the definition of prior period error। Ind AS 8 में हम पढ़ेंगे prior period error क्या होता है। यानी सर कुछ एरर हुआ है मेरा प्रीवियस ईयर में और वो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब ये जो
एरर है, वो एरर को मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा एज पर इंड एज सेड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर इंड एज 8 पे पढ़ेंगे, बट इन केस अगर फ्रॉड मेरा प्रायर पीरियड आइटम है तो फिर उस केस में उसको एडजस्ट कर लेंगे एज पर इंड एज 8। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था अब तक, क्या क्या देखा था सर, फायर वाला केस देखा, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद प्रोविजन वाला केस देखा, फिर उसके बाद फायर इन द बिजनेस, वो तो ठीक है, फ्रॉड वाला देखा, और इन्वेंटरी वाला देखा। अब आएगा कोर्ट केसेस। ठीक है, कोर्ट केसेस। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। चलो ये है मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है सर, यहाँ पे समझो ये 31 मार्च है। ठीक है, ये 31 मार्च है, ये है मेरा 30 अप्रैल, और ये है मेरा 15 मार्च। 3 डेट है मेरे पास, राइट। 3 डेट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मुझे ये भेजा है, क्या भेजा है, डिमांड भेजा है। एग्जाम्पल दे रहा हुआ, डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पे डिमांड भेजा है। कब भेजा है, 15 मार्च को। अब 15 मार्च को क्या हुआ है सर, मुझे डिमांड आ गया, बट मुझे लग रहा है ये जो डिमांड भेजा है ना, ये अननेसेसरी भेजा है, अननेसेसरी भेजा है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोर्ट को अपील किया। क्या किया, कोर्ट को अपील किया। अब यहाँ पे जब कोर्ट को अपील किया कर दिया मैंने, कब किया, 15 मार्च को ही कर दिया। कब किया, 15 मार्च को ही कर दिया। अब 15 मार्च को जब किया सर, यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, मुझे डिमांड पहले ही मिल गया, एज ऑन 15 मार्च ही मिल गया। यानी आई नो दैट देर इज अ डिमांड फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट, और उसके बाद अगर कोर्ट का केस फाइनलाइज होता है, इवन इफ आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज आफ्टर 31 मार्च, तो फिर ये जो इवेंट होगा ये तो एडजस्टिंग होगा, यानी मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता था कि कोर्ट का केस आ गया, मतलब कोर्ट का केस अगर इन केस अपने अगेंस्ट भी आया या अपने फेवर में भी आया, जो भी आया, इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उसके बाद भी 31 मार्च के बाद भी आया, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, यहाँ पे मुझे पे करना पड़ेगा, या तो मुझे पैसा मिलेगा, या तो मेरा जो लाइबिलिटी है वो क्या होगा, राइट, ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, अपने फेवर में आ गया तो फिर मुझे कुछ भरना नहीं पड़ेगा। अगर अपने अगेंस्ट आ गया, कोर्ट का जो अपील है, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, मुझे भरना पड़ेगा। तो फिर ये इवेंट क्या हुआ, ये इवेंट क्या हुआ बोलो, ये हुआ सर एडजस्टिंग इवेंट। समझो यहाँ पे 15 अप्रैल कोर्ट का डिसीजन आ गया इन फेवर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनना नहीं पड़ेगा, तो फिर दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे सब क्लियर है कि मेरा जो है ना, बिफोर 31 मार्च मुझे क्या मिला था, मुझे डिमांड मिला था किससे, जीएसटी डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद मेरा जो डिसीजन है वो 31 मार्च के बाद आया। बट यहाँ पे ये एडजस्टिंग इवेंट इसलिए होगा क्योंकि सर यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था। एक और केस है, पहले वाला केस समझा, कोई डाउट है। नो सर। हम्म, अब आएगा सेकेंड केस। चलो सेकेंड केस, क्या आ रहा है सेकेंड केस में, ये देख लो यहाँ पे, ये मेरा 1 अप्रैल है, ये मेरा 31 मार्च है। यहाँ पे मैंने कुछ क्रेडिट लिया था, क्रेडिट फॉर जीएसटी।
राइट। क्रेडिट फॉर जीएसटी मैंने कब 31 अप्रैल से 31 मार्च लिया था, और मुझे डिमांड जो है ना, डिमांड मुझे 15 अप्रैल को आया। अब यहाँ पे ये समझ लो, ये 2024 है, ये 2025 है, ये 2025 है। ठीक है, मुझे कब आया सर, मुझे डिमांड कब आया? डिमांड 15 अप्रैल को आया। डिमांड रिसीव फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट इसलिए ले रहा हूँ, नॉर्मली इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। अब डिमांड कब हो गया सर? रिसीव्ड, रिसीव हुआ मुझे डिमांड यहाँ पे, मुझे रिसीव हो गया ऑन 15 अप्रैल। क्या बताओ, ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? बोलो, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? बोली मारो कि होगा या नहीं होगा, कुछ तो बोलो। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है ये? होगा। होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। क्यों? डिमांड तो मुझे बाद में मिला ना, डिमांड तो मुझे 31 मार्च के बाद मिला, और अपील भी मैं 31 मार्च की बात करूंगा, अगर करना है तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया स्टैंड क्या बोलता है? नहीं होगा, अभी लग रहा है नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडिया स्टैंड अगर अपील भी किया है, यहाँ पे मैंने अपील भी किया, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम तो इंडिया स्टैंड क्या बोलता है, तुम तो क्रेडिट कब लिया था? 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया था ना। हमने क्या किया, क्रेडिट तो 1 अप्रैल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया था, तो फिर यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था कि दैट यू हैव टेकन जीएसटी क्रेडिट, और क्रेडिट लेने के बाद तुम्हें पता था कि अगर ये गलत हो गया होगा, अगर इनकेस एक्सेस लिया होगा, तो मुझे डिमांड रिसीव होने वाला है। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था एज ऑन 31 मार्च। तो फिर इवन इफ आई रिसीव एनी डिमांड आफ्टर 31 मार्च, तो फिर ये भी जो इवेंट होगा, ये भी इवेंट मेरा क्या होगा सर? मेरा एडजस्टिंग इवेंट होगा। राइट, ये कंपलसरी मैंडेटरी बता रहा है स्टैंडर्ड। बस स्टैंडर्ड का सिंपल लॉजिक है। क्या किया सर हमने? हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट लिया। अब क्रेडिट कब लिया? क्रेडिट कब लिया? क्रेडिट तो ना मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया था ना। तो जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लिया था, तो फिर तुम तो अवेयर होगे कि अगर क्रेडिट ले रहा हूँ तो फिर इसके अगेंस्ट डिमांड भी आ सकता है। राइट ना? क्रेडिट ले रहा हूं मैं इस साल में, तो फिर मुझे पता है कि इसके अगेंस्ट डिमांड भी आ सकता है। डिमांड इन द सेंस, अगर मैंने एक्सेस और या फिर कम रिफंड लिया, या फिर कुछ केसेस वगैरह है, तो फिर वो जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाएगा मेरे पास, इसके लिए डिमांड के लिए, एडिशनल रिकवरी ऑफ टैक्सेस के लिए। तो ये हमें पहले से ही डिसाइडेड होता है कि अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर मुझे डिमांड भी आ सकता है, इवन इफ डिमांड कम्स आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च यानी क्या, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड के बाद आएगा, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। ये जो डिमांड है, ये एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। दिस वुड बी एन एडजस्टिंग इवेंट, समझा? यस सर। जस्ट कोई इसके रिलेटेड ना एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन में चलते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जांपल नहीं है इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 4। कितना, 3 मिनट बचा ना? हम्म। ये इलस्ट्रेशन फटाफट ट्रेड कर लो। वी हैव ओनली कितना मिनट है टाइम अपने पास? 3 मिनट्स। डन सर। डन। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, अ केस इज गोइंग
between ABC Limited and GST department on claiming some exemption for the year X1 X2. X1 X2 में क्या किया सर, यहाँ पे GST exemption claim किया. The court issued an order on 15th April. 15th April को क्या किया कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया and rejected the claim of the company. कोर्ट ऑर्डर इशू किया एंड कंपनी का क्लेम रिजेक्ट किया. अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लाइबल टू पे द एडिशनल टैक्सेस. यानी क्या, कंपनी जो है ना एडिशनल टैक्सेस पे करने की जरूरत है अभी. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर X1 X2 हैव बीन अपलोड ऑन 15th में. शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच टैक्स इन द ईयर X1 X2 एंड और इट शुड बी अकाउंट फॉर द सेम ईयर X2 X3 में. यानी क्या हो रहा है, कोर्ट ने यहाँ पे 15th को मेरा क्या है क्लेम रिजेक्ट किया कि मुझे एडिशनल टैक्स पे करना ही पड़ेगा. बट कब, 15th को. ये रिलेटेड टू X1 X2. तो बताओ क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है क्या? हाँ सर, अभी जब पढ़ के आए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर यहाँ पे कोर्ट, ऐसा समझ लो कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है. अगर कोर्ट बोल रहा है कि ये है पे करना है तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट होगा ही. ठीक है. An event after the reporting period is an adjusting event if it provides the evidence condition existing at the end of the reporting period. Here the condition is satisfied. Court has received order received after the reporting period but before the financial statements are approved provide evidence of the liability existing at the end of the reporting period. Therefore the event will be considered as adjusting and accordingly the amounts will be adjusted in the financial statements, right? ये amount क्या होगा सर, adjust होगा financial statements में. ये ऐसा ना LDR कर लो. ठीक है. जब भी पढ़ोगे ना तो फिर दिमाग दिमाग में आना चाहिए कि इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कुछ ऐसा कोर्ट केसेस का ये हुआ तो फिर उस केस में ये एडजस्टिंग इवेंट होगा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन. न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बचा है. चलो लेट्स स्टार्ट. एक बार इसका एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं एडजस्टिंग इवेंट का, जो मैंने लिख के दिया है अपने हैंड रिटन नोट्स में. एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, इफ एनी इवेंट्स was in the knowledge of the entity, यानी पहले ही पता था at the balance sheet date that condition exists for the event were existed at the balance sheet date, then such events will be considered as adjusting event even they occur after the balance sheet date. यहाँ पे अगर हमें पता है कि ये इवेंट होने वाला था, ठीक है, हमें नॉलेज था that this event would be हैपनिंग इन दिस करंट ईयर और इसका जो है ना कुछ सर्कमस्टेंसेस हम आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो रहा है तो उस केस में ये एडजस्टिंग इवेंट होगा सर. अब यहाँ पे एग्जांपल देखा था हमारा, ये क्या है, इन्वेंट्री वाला पार्ट था सर, राइट. इन्वेंट्री, फिर उसके बाद देखो कोर्ट केसेस. कोर्ट केसेस अभी देखा था, राइट. कोर्ट केसेस अभी देखा था. अब फिर उसके बाद बैंकरप्सी हुआ था. इन केस अगर कस्टमर बैंकरप्सी हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक या फायर वगैरह कुछ भी होगा तो फिर उस केस में सर वो भी एडजस्टिंग इवेंट होगा. देन उसके बाद यहाँ पे द डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ asset purchased or the process from the asset sold, proceeds from the asset sold before the end of the reporting period, same applies to the sale of the asset. यहाँ पे ये simply ये क्या है सर, this is nothing but my purchase of asset and sale of asset. यानी क्या, हमने परचेस किया और उसको क्या किया, इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड किया है, बट उसका जो है ना मेरा इनवॉइस वगैरह बाद में आ गया, राइट. फिर उसके बाद आ जाएगा सर फ्रॉड का, देखा था हमने. फ्रॉड देख लिया, अगर फ्रॉड और एरर हुआ है तो फिर जो है ना मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिखाएगा. जब इनकरेक्ट दिखाएगा सर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. देन उसके बाद प्रोविजन वाला पार्ट भी देखा कि अगर कोई भी प्रोविजन क्रिएट करके रखा है बट उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंस कुछ और होगा तो फिर वो भी एडजस्टिंग इवेंट होगा. देन ये मेरा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट. यानी क्या, एम्प्लॉय बोनस पेमेंट वाला पार्ट था कि एम्प्लॉय को बोनस देना है, उसका भी प्रोविजन बना के रखा है. बट यहाँ पे जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट पता होने के बाद ही होगा, राइट. प्रॉफिट पता होने के बाद ही मुझे पता होगा कि कितना बोनस देने वाला है. फिर उस केस में क्या करेंगे सर, जब भी मेरा फाइनल पेमेंट होगा तब भी मेरा वो जो फाइनल पेमेंट एडजस्ट होगा. दिस विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट. देयर वर दी एडजस्टिंग इवेंट जो इंड एस टेन जो है ना स्पेसिफिकली बता रहा है. स्पेसिफिकली क्या है, इंड एस टेन बता रहा है कि ये जो है ना एडजस्टिंग इवेंट हो गए. बाकी के जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन मुझे देखना पड़ेगा कि वेदर दैट ट्रांजेक्शन इज इन द नेचर ऑफ एडजस्टिंग. यानी क्या, वो एडजस्ट कर सकता हो क्या. अगर इन द नेचर ऑफ एडजस्टिंग है तो फिर उसके इसमें एडजस्ट कर दूंगा, अगर नहीं है सर तो फिर क्या है उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मान लूंगा, राइट. समझ गया एडजस्टिंग इवेंट्स क्लियरली. Yes. कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. होगा तो बता. अब देखेंगे सर, हम देखेंगे अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ये होगा मेरा
ठीक है, दिस वुड बी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स। अब नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स क्या है सर? नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स आर दोस इवेंट्स वेयर मुझे मेरा जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता था एज ऑन 31st मार्च, एंड प्योरली ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो आफ्टर 31st मार्च होगा। यानी क्या है सर? आफ्टर 31st मार्च इसका ट्रांजेक्शन होगा एज ऑन 31st मार्च। यानी इस पर्टिकुलर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी उसका मुझे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा कि ये होगा ट्रांजेक्शन एज ऑन 31st मार्च एग्जिस्ट करता है करके। चलो यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। चलो, ये देखो मेरा, ये है मेरा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ये X1 है। ठीक है, 31st मार्च X2। यानी क्या? यहाँ पे ये एक फाइनेंशियल ईयर है, राइट, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। फिर उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से आएगा 1 अप्रैल X1, X2 सॉरी, 31st मार्च X3। ये दो फाइनेंशियल ईयर्स हुआ है। एक हुआ 1 अप्रैल X1 से लेके X2 तक, फिर उसके बाद X2 X3 वाला, दूसरा वाला। अब यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, राइट? कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, और कोई भी कंडीशन एज ऑफ 31st मार्च मुझे पता ही नहीं है। बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है आफ्टर 31st मार्च, राइट? बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब अप्रूव होता है? नॉर्मली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी समझो 31st मई को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल होता है, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होता है। तो यहाँ पे इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे मेरा यहाँ पे एज ऑन 31st मार्च मुझे पता ही नहीं है कि ये होने वाला था करके, तो फिर दिस इज कंसिडर्ड एज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। इसका एग्जांपल दूं क्या? देखो एग्जांपल देता हूँ। बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी क्या है सर बिजनेस कॉम्बिनेशन? इंड एस 103 में पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी क्या। एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को एक्वायर कर रहा है, तो फिर कब एक्वायर कर रहा है यहाँ पे? एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को कब एक्वायर कर रहा है, यहाँ पे टाइमलाइन के साथ साथ बताता हूँ तो फिर इजी हो जाएगा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो यहाँ पे, ये मेरा टाइमलाइन है। ये मेरा 1 अप्रैल है, ये 31st मार्च, और यहाँ पे जाके ऑन 29th अप्रैल एंटिटीज मैनेजमेंट जो है ना, डिसाइडेड टू एक्वायर अनदर कंपनी, राइट? यहाँ पे एंटिटी मैनेजमेंट 29 अप्रैल को क्या किया, वो डिसाइड किया कि कोई दूसरा कंपनी को क्या करेंगे सर, एक्वायर करेंगे। अब यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी मुझे पता था क्या, कोई भी हिंट था क्या कि दैट एंटिटी विल गोइंग टू बी परचेस, एक्वायर करेगा दूसरा एंटिटी को? नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई क्या बोलते हैं हिंट नहीं था। तो फिर उस केस में प्योर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 29th को हुआ है। जब ट्रांजेक्शन 29th को हुआ है तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ एडजस्ट नहीं होगा। दिस इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, राइट? दिस इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। बट यहाँ पे ये जो इवेंट है ना, द इवेंट इज मटीरियल। मटेरियल क्यों बोल रहा हूँ सर, मटेरियल इन द सेंस कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यानी क्या, एक एंटिटी को एक्वायर कर रहा है, यानी क्या बहुत बड़ा चीजें कर रहा हो। मेरा एक एंटिटी है दूसरा एंटिटी को एक्वायर कर रहा है, यानी डबल होगा मेरा एंटिटी। इसका जो इवेंट है ये मटेरियल है। तो फिर उस केस में क्या क्या करते हैं हम? उस केस में सर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नेचर ऑफ इवेंट बता दूंगा क्या है। फिर सेकेंड, मेरा अमाउंट ऑफ एस्टिमेट, या फिर एस्टिमेटेड अमाउंट बोल दूं मैं, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द इवेंट, या फिर स्टेटमेंट दे दूंगा कि मुझे एस्टिमेट पता नहीं है। स्टेटमेंट दैट द अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड।
राइट। ये समझ गया कि क्या होगा सर, कोई भी इवेंट प्योरली टेक्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड तो फिर वो इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, राइट। और एक एग्जांपल दूं इसका। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? Yes, sir. हम्म, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. चलो, तो फिर यहाँ पे एक और चीज समझ लो। यहाँ पे चेंजेस इन टैक्स रेट्स, यानी क्या हुआ सर? सो इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मेरा टैक्स रेट था समझो 20%, राइट। मेरा टैक्स रेट था 20%, बट सबसिक्वेंटली क्या हुआ, मेरा टैक्स रेट चेंज हो गया 30% को। मेरा जो है ना, यहाँ पे ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है X1 X2। यहाँ पे मेरा टैक्स रेट था 20%। फिर उसके बाद यहाँ पे X2 X3 में यहाँ पे हो रहा है 30%। यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। कब? X1 X2 में। कि मुझे पता था क्या कि रेट चेंज होगा? राइट, मुझे पता तो नहीं था ना। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इन दी X2 X3 यहाँ पे क्या होगा, रेट इतना होगा इतना होगा, तो फिर ये भी क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, राइट। फिर उसके बाद सेकंड है चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी क्या है सर? नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट का जो है ना वैल्यूएशन मॉडल होता है, वैल्यूएशन करके हम रख देते हैं, राइट। एज ऑन 31st मार्च वैल्यू करेंगे और रख देंगे। रख देंगे इन द सेंस बुक्स में दिखाएंगे। अब आगे क्या हो रहा है, इन अब सब्सिक्वेंटली जो है ना इन्वेस्टमेंट के फेयर वैल्यू में चेंजेस आ गया। इन्वेस्टमेंट के फेयर वैल्यू में चेंजेस आ गया। तो फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू चेंजेस है, ये मार्केट के बेसिस में ये चेंज होता रहता है, राइट। मार्केट के बेसिस में, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में ये जो है ना चेंज होते रहता है सर। तो फिर यहाँ पे सब्सिक्वेंटली आफ्टर 31st मार्च, 31st मार्च को मैंने वैल्यू करा और मेरे बुक्स में दिखा दिया, देन क्लोज हो गया इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद सब्सिक्वेंटली कोई भी चेंजेस आएगा उसमें, सब्सिक्वेंटली उसके फेयर वैल्यू में कोई भी चेंजेस आ गया, ये जो है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। दीज आर दी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इंडेस और 10 नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और भी एग्जांपल देंगे क्या? आ जाओ, और भी एग्जांपल्स बता दो। देखो, सबसे पहले क्या था, मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज पर इंड AS 103, और डिस्पोजिंग ऑफ मेजर सब्सिडी। यानी डिस्पोज यानी सर हम सेल ऑफ कर रहे हैं, कोई भी मेरा मेजर यूनिट है, मेरा बिजनेस का यूनिट है, उसको सेल ऑफ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो फिर यहाँ पे जब इसका जो है ना डिस्पोजिंग ऑफ या डीमर्जर बोल रहा हूँ, दोनों अलग है बट डीमर्जर अलग है। तो फिर यहाँ पे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का जो है ना तनिष्क बन गया, तनिष्क। मालूम है ना, टाटा कंपनी था, टाटा भी तनिष्क भी टाटा का ही था, बट अभी वो अलग यूनिट बन गया। तो फिर ये डीमर्जर है, राइट। डीमर्जर जब करते हैं तो फिर उस केस में सर यहाँ पे आफ्टर 31st मार्च होगा, तो फिर उस केस में ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लान, अनाउंसिंग ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू और ऑपरेशन। कोई भी ऐसा मेरा प्लान है कि मेरा जो प्लांट है वो उसको डिसकंटिन्यू करना है, कोई भी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना है। ऑपरेशन इन द सेंस मेरा कोई भी एक एंटिटी था जो लॉस मेकिंग था, वो लॉस मेकिंग को मुझे डिसकंटिन्यू करना है, वो इवेंट करना ही नहीं है मुझे। तो फिर उस केस में ये क्या होगा, ये मेरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर उसके बाद मेजर परचेज ऑफ असेट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 105, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अदर डिस्पोजल ऑफ असेट और एक्सप्रोप्राइएशन ऑफ द मेजर असेट बाय द गवर्नमेंट। सिंपल है। यहाँ पे क्या है, 105 के हिसाब से हम क्या करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि मेरा फिक्स्ड असेट को सेल करना है, फिक्स्ड असेट को बिजनेस में से सेल करना है, तो फिर यहाँ पे इंड AS 105 है, दैट इज हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल। तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली मेरा जो फिक्स्ड असेट की यहाँ से निकालते हैं उसको, और यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल दिखाते हैं। क्या करते हैं सर, यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स में से निकालते हैं और हेल्ड फॉर सेल में दिखाते हैं, और इसके ऊपर फर्दर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। फिक्स असेट्स में अगर होगा तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट यहाँ पे जब हेल्ड फॉर सेल में आएगा तो फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, सीज हो जाएगा। और वो विद इन 1 ईयर उसको सेल आउट करना है, राइट। अगर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है कि फिक्स्ड असेट से निकाल रहा हूँ सर और 105 में क्लासिफाई कर रहा हूँ हेल्ड फॉर से, तो फिर उस केस में वो वाला पार्ट जो है ना वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्यों? जब अगर आफ्टर 31st मार्च हो रहा है, आफ्टर 31st मार्च ये इवेंट हो रहा है, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि 31st मार्च को मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ करने वाले करके,
देन आगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये तो पढ़े है ना कि फायर आफ्टर 31 मार्च हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये तो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा। आफ्टर 31 मार्च हो रहा है, राइट, आफ्टर 31 मार्च हो रहा है तो फिर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। अगर जो ट्रांजेक्शन है वो मटेरियल है या फिर बहुत ज्यादा है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्क्लोज कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। अगर इनके समझो शेयर्स है, शेयर्स जो है ना, शेयर्स उसको क्या कर रहे हैं हम, शेयर्स को तोड़ रहे हैं यानी स्प्लिट कर रहे हैं, या शेयर को कंबाइन कर रहे हैं यानी कंसोलिडेट कर रहे हैं शेयर्स। ये भी इवेंट अगर 31 मार्च के बाद हो रहा है तो फिर उस केस में ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फिर उसके बाद अब नॉर्मली लार्ज चेंजेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इन द एसेट प्राइस और फॉरेन रेट्स में, एफएक्स का रेट्स में चेंजेस आ रहा है, यानी क्या हो रहा है सर, एफएक्स के रेट में चेंजेस आ रहा है, तो फिर ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मतलब नहीं समझा सर, यहाँ पे समझो 31 मार्च है, इसमें यहाँ पे एक एफएक्स रेट होगा, राइट, एफएक्स रेट इन द सेंस मेरा एक्सचेंज रेट जो है ना यहाँ पे होगा, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा कुछ होगा। अगर चेंज हो रहा है एफएक्स रेट तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे, क्यों, एज ऑन 31 मार्च एफएक्स रेट क्या है उसके बेसिस में हम वैल्यूएशन करते हैं सर। चेंज इन रेट्स ऑफ टैक्सेस ये तो देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, मेजर लिटिगेशन अराइजिंग सोली आउट ऑफ द इवेंट्स अगर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी हमने कोर्ट केसेस में देखा था सर, क्या कोर्ट केसेस में देखा था, हमने देखा था कि सर हमने क्रेडिट लिया था X1 X2 में, और उसके रिलेटेड जो डिमांड है मेरा 15 अप्रैल को आया, 15 अप्रैल को आया, इन द सेंस मेरा प्रीवियस ईयर का जो क्रेडिट लिया था वो मेरा, उसके रिलेटेड मेरा डिमांड उसके सेकंड उसके नेक्स्ट हाफ इन द सेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका डिमांड आया बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर वो क्या मान लिया हमने, एडजस्टिंग इवेंट मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, समझो यहाँ पे 15 अप्रैल को मैंने क्रेडिट लिया, राइट, 15 अप्रैल को मैंने क्रेडिट लिया, और आगे क्या हो रहा है, 15 अप्रैल को क्रेडिट लिया, और यहाँ पे 15 जुलाई समझो, 15 जुलाई सेम फाइनेंशियल ईयर में मेरा क्या हो रहा है, फिर सेम फाइनेंशियल ईयर में मेरा हो रहा है, डिमांड आ गया मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट से, राइट, और मेरा फाइनेंशियल ईयर है समझो 31 मार्च 2024, राइट। फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो एक्स थ्री एक्स फोर मतलब 23-24 है, और यहाँ पे मेरा जो है ना सर क्रेडिट लिया था 25 में, उसका डिमांड आ गया 25 में, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, बट यहाँ पे प्योरली ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, X25 में हो रहा है, राइट, प्योरली ट्रांजेक्शन 25 में हो रहा है ना, तो इसके रिलेटेड जो भी लिटिगेशन आ गए वो भी मेरा 25 के रिलेटेड हो गया, तो फिर ये मेरा एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। देखो, मेजर लिटिगेशंस अराइजिंग सोरली आउट ऑफ द इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब इवेंट ही आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हुआ है, मतलब क्रेडिट जो है ना मैं पहले लिया नहीं था, बाद में ले रहा हूँ, तो ये मेरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट का केसेस था। क्या ये चीज समझ में आया, कोई डाउट है इसमें बोलो। नो सर। पक्का। हाँ। पिंकी प्रॉमिस। चलो, यस। क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 हो गया था क्या अपना, 5 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। ये मेरा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न, ओके, दिस इज आल्सो विल बी माय गोइंग कंसर्न क्वेश्चन, ये डिविडेंड्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो। और जो मैं एलडीआर मार्क करके दे रहा हूँ ना वो क्वेश्चन कंपलसरी करना ही है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी पार्ट है जहाँ पे अपने को लगता है कि अगर नहीं होगा एडजस्टिंग इवेंट, लग सकता है बट वो एडजस्टिंग इवेंट होगा, या एडजस्टिंग इवेंट लगेगा, नहीं तो नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग होगा, तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंपलसरी करना ही करना है, बाई का क्वेश्चंस देखे हुए तो चलेगा क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड होता है।
डन। क्या लगता है, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? हम्म। क्या लगता है? चलो देखते हैं। एडजस्टिंग। हम्म। A Limited was required to pay penalty for a breach in the performance of a contract. अच्छा, A Limited को penalty पे करना था for the breach of contract. A Limited believed that the penalty was payable at the lower amount than amount demanded by the other party. A Limited को लग रहा था सर कि जो भी पेनल्टी पेबल है वो लोअर अमाउंट पे पे करेंगे, जो भी डिमांड कर रहा है उससे थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। ए लिमिटेड प्रोविजन तो क्रिएट किया था फॉर पेनल्टी, बट ऑल्सो अप्रोच द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी एक, ये होता है जहाँ पे एक कोर्ट केसेस जो है ना, कोर्ट के नीचे हो, समझ लो कि ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके ये खत्म कर देते हैं मैटर। विद द सबमिशन ऑफ द केस मे डिसमिस विद द कॉस्ट, ए लिमिटेड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 11-12 व्हिच वर अप्रूव्ड इन फर्स्ट इन जुलाई 12। जुलाई 12 को मेरा क्या हुआ था, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल हुआ था। आर्बिट्रेटर इन जून 12, मतलब यानी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने से पहले अवॉर्डेड द केस इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड के फेवर में मेरा ये जो है ना फेवर, सॉरी, डिसीजन आ गया। एज अ रिजल्ट द अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर द प्रोविजन अर्लियर मेड बाय ए लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, द आर्बिट्रेटर आल्सो डिसाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ केस शुड बी बोर्न बाय द अदर पार्टी। यानी क्या, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए लिमिटेड ने पेनल्टी पे करना था, राइट। अब पेनल्टी जब पे करना था, लेकिन ए लिमिटेड को लग रहा था कि ये पेनल्टी जो है ना इतना नहीं पे करना है, उससे थोड़ा अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, लोअर अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो प्रोविजन भी क्रिएट करके रखा था। बट इसने क्या किया, आर्बिट्रेटर को अप्रोच किया। जब आर्बिट्रेटर को अप्रोच किया तो यहाँ पे जो डिसीजन का केस का डिसीजन जो आया, वो क्या आया था सर, कि यहाँ पे इन फेवर ऑफ ए आया, राइट। जो भी पेनल्टी पे करना था वो लोअर अमाउंट पे करना है। अब जो भी प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करके रखा था उसको रिड्यूस करना है। एंड नेक्स्ट एक और चीज बोला था कि ये जो केस का कॉस्ट है, ये जो केस चल रहा था ना आर्बिट्रेटर के पास, ये कॉस्ट भी कौन, दूसरा पार्टी जो है, दूसरा पार्टी जो है वही देगा, राइट। तो अभी आगे क्या बोल रहा है, नाउ whether A Limited is required to remeasure the provision and what would be the accounting treatment of the cost that will be recovered by A Limited, which already been charged to the statement of profit and loss account as an expense in 11-12, right। तो फिर यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, राइट। अगर प्रोविजन का देख लिया हम, ठीक है, अगर प्रोविजन का देखे तो प्रोविजन कब बना के रखा था, बिफोर 31 मार्च, राइट, बिफोर 31 मार्च किया था। और अपील भी कब किया था, बिफोर 31 मार्च। क्या यहाँ पे इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था कि दैट दी फाइनल डिसीजन विल बी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बट कंडीशन एग्जिस्टेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इशू आता है सर, कि मेरा जो प्रोविजन है वो क्रिएट करके रखा था, और यहाँ पे जो भी प्रोविजन रिडक्शन करना है वो उसको एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे। दिस इज सिंपल। अगर जो भी प्रोविजन बनाया था 10,000 समझो, तो फिर वो 10,000 को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिड्यूस कर लेंगे। ये क्वेश्चन का ये रिक्वायरमेंट है, और उसका आंसर मिल गया कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। एक और चीज, अब यहाँ पे एडिशनली क्या बोल रहा है कि कॉस्ट भी जो है ना उसको अदर पार्टी पे करेगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझो ये एक पार्टी है, दिस इज ए लिमिटेड। ये समझो ये दूसरा पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है। तो फिर यहाँ पे जो भी कॉस्ट इनकर किया ना, ये कॉस्ट, ये जो पार्टी है ये पार्टी बेयर करेगा, ये पार्टी बेयर करेगा। तो फिर यहाँ पे जब तक वो मिलता नहीं है, जब तक वो मिलता नहीं है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिजेंट असेट, राइट। जब तक वो कॉस्ट, वो जो कॉस्ट है सेकंड पार्टी से मिलता नहीं है, तब तक वो कॉन्टिजेंट असेट मानेंगे, और उसको जब मिलेगा तब रिकग्नाइज करेंगे। अब तो कॉन्टिजेंट एज अ कॉन्टिजेंट असेट हम रिकग्नाइज करके खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, instant case, A Limited approached the arbitrator before the end of the reporting period. पहले गया था, who decided the award after the end of the reporting period, but before the approval of financial statement for the issue. Accordingly, the conditions were existed at the date end of the reporting period because A Limited had approached the arbitrator before the end of the reporting period, whose outcomes have been confirmed by the arbitrator. ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने पहले अप्रोच किया था, मेरा जो है ना केस का अवार्ड बाद में आ गया। तो फिर यहाँ पे मेरा ये एडजस्टिंग इवेंट है, यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट है। अकॉर्डिंगली द मेजरमेंट ऑफ द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज फार एज द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट इज कंसर्न फ्रॉम द अदर पार्टी। दिस राइट टू रिकवर वाज अ कॉन्टिजेंट एसेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। कॉन्टिजेंट एसेट क्यों सर, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, राइट। तो फिर उसके लिए contingent asset कब assess करते हैं, continue to ensure that the development are appropriately reflected in the financial statements if it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will rise. Asset and related income are recognized in the financial statement in the period in which it occurs.
इफ एन inflow of economic benefits as probably an entity disclose the contingent asset। सिंपल है सर, यहाँ पे इतना पूरा झमेला अभी नहीं समझ में आएगा हमें। प्रोविजन इंडेस 37 जब करेंगे तब समझ में आएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ सिंपली। कॉन्टिंजेंट एसेट को हम कब डिस्क्लोज करते हैं? जब यहाँ पे जो इनफ्लो है वो प्रोबेबल है, राइट। जब तक इनफ्लो नहीं आएगा, जब तक मुझे कैश नहीं मिलेगा, तब तक मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तब तक वो क्या रहेगा? कॉन्टिंजेंट एसेट रहेगा। कॉन्टिंजेंट एसेट यानी क्या? वो कैश मुझे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राइट। वो मुझे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जब भी मिलेगा तो वो कॉन्टिंजेंट एसेट से निकलेगा और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज हो जाएगा। समझा? तब तक वो कॉन्टिंजेंट एसेट हो ही रहेगा एज पर इंडिया 37। ऑन द बेसिस ऑफ अबव द कॉन्टिंजेंट एसेट शुड बी recognized इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पीरियड इन विच द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड द रिलेटेड इनकम बिकम्स वर्चुअली सर्टेन। वर्चुअली सर्टेन यानी मुझे लग रहा है मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ना, मुझे मिल रहा है लगेगा कि, सॉरी, मुझे लगेगा कि ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉस्ट रिकवर्ड हो रहा है किससे? अदर पार्टी से। अदर पार्टी से जो कॉस्ट आने वाला है, वो कॉस्ट कौन ऑर्डर किया है? आर्बिट्रेटर ऑर्डर किया है ना। अगर आर्बिट्रेटर ने बताया है कि पे कर रहा है, ठीक है, पे करना है, तो फिर अदर पार्टी को पे करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पे वर्चुअली सर्टेन है दैट द कॉस्ट विल बी रिसीव्ड। जो भी कॉस्ट था वो रिसीव होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल सर्टिनिटी जब आ गया तो फिर इसको एज अ कॉन्टिंजेंट एसेट रिकग्नाइज कर लेंगे। अब कॉन्टिंजेंट एसेट रिकग्नाइज कर लिया, फिर उसके बाद अगर जब इनफ्लो आएगा, जब कैश एक्चुअली आएगा, जब मेरा जो कॉस्ट है इंकर हुआ वो एक्चुअली आएगा, तब जाके मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। देखो, इन द इंस्टेंट केस, किधर गया? The recovery of the cost becomes certain when the arbitrator decided the award 1213. Accordingly, the recovery of the cost should be considered in the financial statement 12 and 13। यानी कब हो रहा है सर? यहाँ पे मेरा केस कब का था? 11 12 का था, राइट। बट यहाँ पे मेरा वर्चुअली सर्टन कब हो रहा है? 12 13 में। तो फिर इसको रिकग्नाइज करेंगे 12 13 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर उसके लिए मार्क किया। फिर से बताता हूँ केस पूरा क्या हुआ है। क्या हो रहा है सर? यहाँ पे ए लिमिटेड है, राइट। यहाँ पे ए लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड ने क्या किया सर? ए लिमिटेड को पेनाल्टी पे करना था। किसको? ये सेकंड पार्टी को। और यहाँ पे ए लिमिटेड को लग रहा था कि जो पेमेंट करना है पेनल्टी का वो लेस देन अमाउंट करना पड़ेगा, मतलब लेस पेनल्टी पे करना पड़ेगा देन व्हाट इज डिमांडेड बाय दिस पार्टी, राइट। तो फिर ए लिमिटेड ने आर्बिट्रेटर को अप्रोच किया। जब आर्बिट्रेटर को अप्रोच किया तो सर यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है उसने आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एक डिसीजन दे दिया इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड। यानी क्या? ए लिमिटेड को लेसर अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ पेनल्टी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ए लिमिटेड को लेसर अमाउंट पे करना पड़ेगा तो फिर ए लिमिटेड ने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था। जो प्रोविजन क्रिएट करके रखा था तो फिर वो प्रोविजन को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा एज दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, राइट। अब एक और चीज किया। क्या किया सर? आर्बिट्रेटर ने बोला कि जो डिसाइडेड द कॉस्ट ऑफ द केस शुड बी बोर्न बाय द अदर पार्टी। यानी दूसरा जो पार्टी है वही मेरा जो है ना केस का कॉस्ट बोर्न करेगा सर। अब यहाँ पे ये सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि दैट द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द अदर पार्टी, ये वर्चुअली सर्टन होगा। तो फिर यहाँ पे हम नॉर्मली एज पर इंडियस 37 कॉन्टिंजेंट एसेट हम रिकग्नाइज करते हैं व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन दैट द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है वो रिसीव होगा, राइट। ये मेरा एसेट है, रिसीवेबल है। तो फिर यहाँ पे जब वर्चुअली सर्टन होगा, वर्चुअली सर्टन यानी कुछ तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये मुझे मिलने वाला है करके, तभी जाके मैं रिकग्नाइज करूंगा। तो फिर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, राइट। ये मेरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। फिर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे सर? इसको रिकग्नाइज करेंगे एज अ कॉन्टिंजेंट एसेट। ठीक है, समझ में आया? और कौन सा क्वेश्चन है? बोलो। हेलो। यस सर। समझ में आया क्या? हम्म। हाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लो। ओके। टाइम हो रहा है क्या ऑफिस को? हम्म। कैसे देखो? हाँ, ठीक है। वैसे भी 10 मिनट ही बचा है, तो फिर फटाफट कर लेते हैं। डन।
डन। देख लो, X Limited was having investment in the form of equity shares in another company as at the end of the reporting period, 31st March 12. After the end of the reporting period, but before the approval of the financial statements, it has been found that the value of investment was fraudulently inflated by committing a computation error. Whether such an event would be adjusted in the financial statement for the year 11-12. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली मेरा इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स है, और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एज ऑन रिपोर्टिंग पीरियड कब है, 31 मार्च है सर। और यहाँ पे जो है ना, इन्वेस्टमेंट को फ्रॉडलेंटली इन्फ्लेट किया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड है। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, फ्रॉडलेंटली मतलब इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता होगा। जब इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता होगा तो सर यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो जो इवेंट है वो एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे। देखो, सिंस इट हैज बीन डिटेक्टेड दैट द फ्रॉड हैज बीन मेड बाय कमिटिंग इंटेंशनल एरर एंड हैज अ रिजल्ट एज द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इनकरेक्ट पिक्चर, राइट, गलत दिख रहा है, विच हैज बीन डिटेक्टेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर ये क्या मानेंगे, एडजस्टिंग इवेंट है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा क्या यार ये। चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि 5 मिनट ही बचा है सेशन का। पढ़िए। हो गया, चलो फटाफट फटाफट करते हैं। ABC Limited received a demand notice on 15 June. कब हुआ सर, 15 June, for additional amount of 28 lakhs from the excise department on the account of higher excise duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating provision and depositing the same in respect of transaction related to X1 X2। तो फिर X1 X2 के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड जो है ना डिमांड नोटिस आया है। कब का, X1 X2 कहा, ये ध्यान में रखना, डेट याद ध्यान में रखना, X1 X2 के रिलेटेड यहाँ पे कब आ रहा है, मुझे 15 जून को आ रहा है। तो फिर मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो डिमांड है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके रिलेटेड मुझे आ रहा है अब। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर द ईयर एंडेड X1 X2 वर अपलोड ऑन 10th August। ठीक है, वेरी गुड। इन जुलाई X2 द कंपनी हैज अपील्ड अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 28 lakhs, मतलब अपील किया है कोर्ट में, and the company has expected that the demand would be settled for 15 lakhs only। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कंपनी को लग रहा है कि 15 lakhs में ही होगा। show how the above event will be bearing on the financial statement X1 X2, whether the event would be adjusting और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सिंपल है सर, यहाँ पे मैंने जो X1 X2 के ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड मुझे क्या है, डिमांड आ रहा है। जब उसके रिलेटेड डिमांड आ रहा है तो फिर मैंने बताया था ना, इस केस में क्या होता है, ये नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट होता है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ जजमेंट का ये नहीं आया ना, मतलब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया कि कब होगा क्या होगा करके, कुछ डिसीजन नहीं आया, सिर्फ अपील किया है यहाँ पे हमने। और एंटिटी को लग रहा है 15 lakhs का ये करना पड़ेगा, 15 lakhs पे करना पड़ेगा। सिंपली ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। सेकंड क्या होगा सर, यहाँ पे ये जो प्रोविजन है ना वो 15 lakhs का बना के रखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब फाइनल अमाउंट तब तक पता नहीं है, तब तक मुझे मुझे लग रहा है कि 15 lakhs होगा, तो 15 lakhs का हमें प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोस इवेंट्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी इन अदर केसेस। ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब दोस इवेंट्स दैट प्रोवाइड्स evidence that existed on the reporting period, ये मेरा क्या होगा, एडजस्टिंग होगा। those that are indicative of the condition that arose after the reporting period, ये क्या होगा, मेरा नॉन एडजस्टिंग होगा। तो यहाँ पे इन द इंस्टेंट केस डिमांड नोटिस हैज बीन रिसीव्ड ऑन 15th June 2002, which is between the end of the reporting period but before the financial statements approval of financial statements. Therefore it is an event after the reporting period. This demand for additional has been raised or the higher exercise amount in respect of already good manufactured in the reporting period। यानी जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया था मेरे रिपोर्टिंग पीरियड में उसी के रिलेटेड मुझे डिमांड आ रहा है, राइट। तो फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली द कंडीशन एग्जिस्टेड on 31st March as a goods has been manufactured during the reporting period on the additional excise duty has been levied and the event should be confirmed by the receipt or demand notice, therefore it is an adjusting event, right। ये एक adjusting event है।
तो फिर यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 37, दैट इज प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट, ये एक स्टैंडर्ड है जो हम पढ़ने वाला है। इसके रिलेटेड अगर हमें लग रहा है कि 15 लाख इनकर होने वाला है मेरा लाइबिलिटी, तो फिर उसका बेस्ट एस्टिमेट था वो बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से ये प्रोविजन बना के रखेगा। In accordance with the principle, the company should make the provision in the financial statement for X1, X2 at the best estimate of expenditure, that is 15 lakhs. राइट। एडजस्टिंग इवेंट होगा और प्रोविजन बना के रखेंगे सर। अगर कोर्ट केस आता तो फिर अगर फाइनल जो डिसीजन आता उसके बेसिस में हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर। क्लियर है? तो हमारा क्या क्या हुआ सर? एडजस्टिंग इवेंट हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और यहाँ पे केसेस भी देखा था कि एडजस्टिंग इवेंट में क्या क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में क्या होगा। इसके बाद जो है ना तीन कंसेप्ट बचते हैं मेरा नॉर्मली। एक है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का, एक सेकंड होगा मेरा गोइंग कंसर्न बेसिस का, और गोइंग कंसर्न बेसिस के बाद और क्या बचता है, और डिविडेंड का बचता है। ये तीन चीज बचेगा। ठीक है, ये तीन बत्तीस बचेगा। ये तीन चीज कल खत्म कर देंगे और क्वेश्चन जो है ना वो भी खत्म कर देंगे। तो कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, फिर उसके बाद रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। राइट, रिवीजन लेक्चर भी देख लेंगे। कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस नाइस डे।